हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सो आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं विद्या सर फिजिक्स मेंटोर आपके लिए लेकर के आया हूँ फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके इस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं के लिए फायदेमंद नहीं है जो बच्चे पूरे साल रेगुलर पढ़ाई करके बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये एक सारे क्वेश्चंस उनके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा जिन्होंने मतलब पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत नहीं किया, बट लास्ट में आकर के वो अपनी इस पढ़ाई से स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं और मैंने 4 चैप्टर्स को दो दो चैप्टर में मैंने डिवाइड किया है, बाइफरकेट किया है। पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दूसरा चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इन दोनों को मैंने एक साथ रखा है और बाकी जो 2 चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इन दोनों चैप्टर्स को मैंने एक साथ रखा है। ठीक, आज के वीडियो में फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हम कवर करेंगे। इनमें मैंने क्या किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं और उन क्वेश्चन के थ्रू मैं इस पूरे चैप्टर्स को कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे मैं कवर करा दूंगा और कोशिश करना कि इन सभी क्वेश्चंस को एक बार नहीं कई बार उसको प्रैक्टिस कर लेना और उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसको भी देख लेना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। और मुझे ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड बिफोर ए कॉन्केव मिरर of focal length 20 centimeter so that a real image is formed at a distance of 60 centimeter. How much? 60 centimeter from it. Find the position of an object. What will be the height of the image formed? इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है। कभी भी बेटा when you are going to solve a numerical problem, first of all you need to focus the quantity which are given in the questions. Is it clear? क्या क्या दिया सबसे पहले उस पर आप फोकस करो, उसको लिखो। इसमें क्या दिया है? ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है? 1.2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? सेकेंड, इसमें क्या दिया है? फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कितना? 20 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दिया हुआ है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है। थर्ड चीज आपको क्या इसमें दिखा? कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर है ये? कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। अब फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर नहीं, रियल इमेज फॉर्म, हाँ इमेज कहां पे बन रहा? 60 सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है? पोजीशन, यू निकालना। क्या निकालना है? यू निकालना। ठीक है, अब देखो गिवन क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, कितना है? 1.2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर रहे हो तो एक चीज और हमें ध्यान देना पड़ता है बेटा कि साइन कन्वेंशन का। किसका? साइन कन्वेंशन का। यहां पे साइन कन्वेंशन में फोकल लेंथ को क्या रखा है? माइनस में। क्यों माइनस में रखा है? क्योंकि कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर कैसा होता है? कॉन्केव मिरर कैसा होता है? ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। इज इट क्लियर? कॉन्केव मिरर में ये क्या आपका पोल है, यहां ये आपका फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अगर मैं इस कॉन्केव मिरर को एक स्फीयर बनाऊं, ठीक, किस साइड बनेगा? लेफ्ट साइड बनेगा। क्यों स्फीयर बना रहा हूं? बिकॉज दिस इज ए स्फेरिकल मिरर। तो अगर एक स्फीयर में बनाऊंगा किधर बनेगा? लेफ्ट साइड बनेगा। बनेगा तो लेफ्ट साइड बनेगा। तो यानी अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं और यहां से एक कार्टेशियन प्लेन कंसिडर करें तो लेफ्ट साइड में कौन सा डिस्टेंस होता है? नेगेटिव। क्या कंसिडर करते हैं? नेगेटिव। लेफ्ट साइड में कौन सा डिस्टेंस? नेगेटिव। इधर कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। इज इट क्लियर? तो हमेशा याद रखना कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ और कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सारे हमेशा नेगेटिव लिए जाएंगे। इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमने क्या किया? फोकल लेंथ कितना लिया है? -20 सेंटीमीटर। और इमेज डिस्टेंस कितना है? -60 सेंटीमीटर। क्यों -60 सेंटीमीटर लिया? क्योंकि इसमें कौन सा इमेज बन रहा है? किधर बनेगा? रियल इमेज बन रहा है।
और किधर बनेगा, लेफ्ट साइड। जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में इसका इमेज बनेगा। तो -60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मिरर फार्मूला लगा दिए, मिरर फार्मूला, ठीक है। क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये ऑलरेडी थोड़ा ट्रांसफर करके लिखा हुआ, 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v, मिरर फार्मूला लगा दिया हमने। फिर हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 1/v इज इक्वल टू 1/-20, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ, माइनस फिर 1/-60, 60 क्या है, ये 60 क्या है, इमेज डिस्टेंस, क्या है, इमेज डिस्टेंस। यू कितना आ जाएगा, अब देखो 20 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60। भाई यहां से कर लो आगे, 1/u इज इक्वल टू, मान लो ले लिया यहाँ पे 60 कर लिया, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे, -3 फिर -1, ये होगा ना, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3, यहाँ प्लस हो जाएगा, -3 प्लस 1/60 -2/60, कितना आ गया, -1/30। तो यू कितना हो गया, यू इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये क्लियर, बात समझ में आ रही है। यू इज इक्वल टू कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। और तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, याद रखना। अब हमको क्या निकालना था, क्या निकालना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा निकल गया। फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म, क्या निकालना है, इमेज की हाइट निकालनी है, इमेज की हाइट निकालनी है। तो भाई क्या हमें फार्मूला मिला है, भाई एच क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और एक है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें क्या मिलता है, मैग्निफिकेशन, क्या मिलता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, ये हमें फार्मूला मिलता है, ठीक। हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ इमेज। हमें क्या, हमारे पास क्या क्या, ए क्वांटिटी नोन है, ए भी क्वांटिटी नोन है, और ए भी क्वांटिटी हमारी नोन है। भाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ ना 1.2 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। तो क्या करेंगे, यहां से हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, यहां से कर दिया ट्रांसफर कर दिया, यहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, यानी 60, इमेज डिस्टेंस कितना आ गया था, 60 आया था ना, ये ऑलरेडी दिया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, 60/30 इंटू 1.2 हमने कर दिया। हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, -2.4 सेंटीमीटर, कितना आ गया, -2.4 सेंटीमीटर। कोई डाउट, देखो अब इसको मैंने यहां तक बता दिया। अब इस क्वेश्चन से मुझे क्या करना है, अदर जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड, ठीक, अदर जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूंगा, बात समझ रहे हो। देखो अब इसमें क्या है, हमने क्या देखा, मिरर देख लिया। अब तुम्हें पता है बेटा कि मिरर में कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। इन दोनों में हमने क्या देखा है, इमेज फॉर्मेशन, ठीक। इमेज फॉर्मेशन मतलब कॉनकेव मिरर में हमारे पास 6 कंडीशंस हैं इमेज फॉर्मेशन के, याद है। कॉन्वेक्स मिरर में 2 कंडीशन है इमेज के, इमेज फॉर्मेशन के। कॉनकेव मिरर में जो 6 कंडीशन है, इसमें स्टार्टिंग के जो 5 कंडीशन है उसमें रियल इमेज बनता है, और जो 6 कंडीशन है उसमें वर्चुअल इमेज बनता है। इज इट क्लियर। देखो मैंने एक चैप्टर बहुत बार मैंने रिवाइज करा दिया, पढ़ाया है, हमें बहुत बेसिक से नहीं चलना, ठीक है। ये लास्ट मिनट जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, ये मैं तुमको एक तरह से क्या कर रहा हूँ, एक फिनिशिंग दे रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। बस तुम अपने स्टडी को साथ साथ में लेकर के चलते रहो, रिवीजन करते रहो, और जो मैंने पढ़ाया इसको भी साथ में अपने रखना, ठीक है, सारी चीजें, क्योंकि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है, और उसी से रिलेटेड और जो क्वेश्चन से टॉपिक्स हैं उसको मैं आगे लेकर के चलूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर पूरा इसमें कवर हो जाए। इज इट क्लियर। अब देखो जो स्टार्टिंग के जो हमारे पहले देखते हैं, कौन सा, पहला कॉनकेव मिरर, कौन सा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में आ जाओ। कॉनकेव मिरर में फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है, इन्फिनिटी पे। कहां पे, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं
उसका इमेज कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, फोकस पे। कहाँ बनता है, फोकस पे। देखो इसमें फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन, सभी में रियल इमेज बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सिक्स कंडीशन थोड़ा अलग होने की वजह से वर्चुअल इमेज बनता है, इसीलिए एग्जाम में ना बार बार पूछता है। तो मैं यहाँ पे सारे कंडीशन को ना बता करके सिर्फ सिक्स कंडीशन को बताऊंगा। इज इट क्लियर? तो छठा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। छठा कंडीशन, ठीक है, छठा कंडीशन देखना। देखो छठी कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं हम, देखो ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। छठी कंडीशन ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, पहले हम लोग पहले फोकस बना लेते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं, ठीक है। छठी कंडीशन में पोल और फोकस के बीच मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, क्लियर। हमेशा जब रेड डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, दो रे कंसीडर करते हैं, कितना, मिनिमम दो रे कंसीडर करते हैं। एक रे क्या करना, हम यहाँ से पैरेलल लेके जाना किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये क्लियर, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, आपने एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लिया। ये क्लियर। अभी कहां से होके जाएगा, कहां से जाएगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस से पहले कहां से, फोकस से जाएगा। बात समझ आ रही है? अब क्योंकि क्या है, ये कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। कॉन्केव मिरर कौन सा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। लिया, अब यहां से फोकस से निकल गया। ये क्लियर। अब दूसरा कहां से ले, पोल से लो, कहां से, पोल से ले लो। पोल से ले लोगे तो कहां से जाएगा, ये किधर से जाएगा, हाँ अब देखो किधर से जाएगा, ठीक है। क्यों, अब एक चीज ध्यान देना, जितना एंगल यहां बनेगा उतना एंगल तुम्हारा ए बी फॉर्म होगा। ये क्लियर। अब तुम देख रहे हो कि ये दोनों रे क्या कभी मीट करेंगे, कभी मीट करेंगे, कभी मीट नहीं होगा। तो फिर क्या करते हैं, कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। तो वर्चुअल बनाने क्या करते हैं, इसको पीछे लेकर जाते जाते हैं कि नहीं, इसको भी ऐसे पीछे लेकर जाएंगे। ठीक है, इस तरह तुम्हारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यानी कॉन्केव मिरर का ये सिक्स कंडीशन जो है, ये तुम्हारे लिए पता क्या है, ये छह कंडीशन में सिक्स कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसमें जो इमेज बनता है बेटा, वर्चुअल बनता है। और वर्चुअल इमेज तुम्हें पता है कि हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, और क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा। किधर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। इज इट क्लियर? इसको याद रखना, हमने इसमें ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस एंड पोल के बीच में। यानी ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, फोकस एंड पोल के बीच में, यानी इन बिटवीन, बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज फॉर्मेशन कहां पे है, बिहाइंड द मिरर। कैसा है, नेचर कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसको ध्यान में रखना। एक छठा कंडीशन है कौन के मिरर का। इज इट क्लियर? जो पांच कंडीशन है, पांचों कंडीशन में, इसके स्टार्टिंग पांचों कंडीशन में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, रियल होता है। ये क्लियर? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनता है। बात समझ में आ रही है? अब इसके, अब दूसरा मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में देखना क्या है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, दूसरा हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में बेटा दो कंडीशन है, कितने कंडीशन है, दो ही कंडीशन है। अब इन दोनों कंडीशन में कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो हमारा बनता हमेशा वर्चुअल बनता है। ये क्लियर? वर्चुअल इमेज तुम्हें पता है कि इरेक्ट होगा, और इसमें दोनों इमेज याद रखना कैसा होता है, डिमिनिश होता है। कैसा होता है, डिमिनिश ही होता है। बना करके देखते हैं, चलो पहला कंडीशन देख लो। इसमें ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ये तुम्हारा क्या है, पोल है। चलो अब इसमें क्या करते हैं, देखो पहले कंडीशन में क्या है, पहला क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, इन्फिनिटी पे। कहां पे, इन्फिनिटी पे। ये क्लियर? पहले यहां इसको बना लो, फोकस बना लो।
ये क्या है? फोकस। और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो, चलो रखा। अरे ये कहाँ पे? मान लो इन्फिनिटी पे। कभी भी इन्फिनिटी से रेस को लेकर के जाना, सबसे पहले काम क्या करोगे? तुम डॉट डॉट में शो करो। क्या करोगे? डॉट डॉट ऐसे शो करना, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे लेकर के जाना। ये क्लियर? अब तुम्हें पता है कि इन्फिनिटी से जब भी कोई रे आती है तो हमेशा हमें मानते हैं कि हमारे पास आते जाते वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? पैरेलल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पैरेलल। अब तुम्हें पता है कि जब भी कोई रेस पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाएगी? फोकस से। कहां से? फोकस से। बट तुम्हें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का नेचर कैसा होता है? डाइवर्जिंग। कैसा होता है? डाइवर्जिंग। ये तो डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। करेगा ना? जब ये डाइवर्ज करेगा तो क्या ये एक्चुअल में कहीं मीट करेंगे? नहीं करेंगे। कैसा इमेज बनेगा? कैसा बनेगा? वर्चुअल। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पे। कहां पे? फोकस पे बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब फोकस पे कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल बनेगा, ठीक है। और इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा। और कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड। कैसा? हाईली हाईली डिमिनिश्ड। बात समझ में आ रही है? इसका नेचर हो गया वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। अब कैसा बनेगा? किधर बनेगा? जिधर ऑब्जेक्ट है उधर नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्लियर? बिहाइंड द मिरर बनेगा। बात समझ में आ रही है? समझ गए? देखो, इसमें यहाँ पे मैं तुमसे ये डिस्कस करने नहीं आया हूं कि बेटा हमेशा जब भी मिरर प्लेस करना तो उसको, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको लेफ्ट साइड रखना। ये बताने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि तुमने क्या पूरे साल तुमने पढ़ाई कर लिया है, तुम्हें सारी चीजें पता है। ठीक, यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या करना है? मेन मेन प्रॉब्लम डिस्कस करनी है और इस चैप्टर को खत्म करना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ये पहला कंडीशन, किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। बात समझ आ रही? इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हम्म? कि फॉर्म ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is placed in front of a convex mirror at इंफिनिटी। क्वेश्चन पूछेगा, आप बना दोगे। फिर ऐसे डायग्राम बनाने के बाद से आप क्या लिखोगे उसमें कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ये क्लियर? फिर लिखो क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और फिर क्या लिखोगे? हाईली डिमिनिश्ड। और क्या लिखो? पोजीशन उसका किधर बन रहा है? एट फोकस। किधर? एट फोकस। ये भी दिखना है कहां बन रहा है पोजीशन? एट फोकस। बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट कंडीशन। क्लियर? अब चलो सेकंड कंडीशन देखते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन आ जाओ। इसका जो सेकंड कंडीशन है क्या है? कॉन्वेक्स का बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। कहां पे? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। मतलब कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। बात समझ में आ रही है? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ये क्या तुम्हारा? पोल। क्लियर? और ये क्या है तुम्हारा? पोल से जो लाइन जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये तुम्हारा फोकस हो गया। क्लियर? और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो तुम्हारा पोल है इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इज इट क्लियर? बात समझ रहे हो? अब देखो, अब यहाँ से क्या करो, एक रे हमेशा क्या करते हैं? एक रे हमेशा स्ट्रेट लेते हैं। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। अब तुम्हें पता है कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये हमेशा क्या करेगा? रेस को डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। अब दूसरा रे कहां से लोगे? दूसरा रे तुम ऐसे करो, तुम देखो पोल से भी ले सकते हो और ऐसे तुम क्या कर सकते हो? यहां से भी ले सकते हो डायरेक्ट। कहां से? ऐसे। कैसे? ध्यान देना।
ऐसे लिया, ठीक है। हाँ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से ले रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से जाएगा ये, सीधे वापस। तुम्हें पता है कि कभी भी किसी कोई भी रे अगर आती है और वो सेंटर ऑफ, ऐसे लगता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ, वो उसी से अपने रास्ते से बैक हो जाएगी, सेम रास्ते से क्या होगी, बैक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली फॉल करता है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा, टेंजेंशियल, टेंजेंट याद आ रहा है ना, कैसे बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। फिर क्या करेंगे, ये दोनों रे कभी मीट करेंगे एक दूसरे से, नहीं करेंगे। फिर इसे भी क्या करेंगे, वर्चुअली पीछे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारा इमेज कहां बन जाएगा, यानी फोकस और पोल के बीच में। बात समझ में आ रही है, फोकस और पोल के बीच में हमारा इमेज बनेगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। और इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा। क्योंकि भाई जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं एक्चुअल में इनका मीटअप नहीं हो रहा है। एक्चुअल में मीट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। जब एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट ही नहीं करेंगे तो रियल इमेज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे बढ़ाते हैं, जहां मीट करते हैं वहीं पे वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज तुम्हें पता है कि उसका जो नेचर हमेशा इरेक्ट होता है, ये क्लियर, सीधा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और यहाँ पे जो बनेगा कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर, नेचर पूछेगा कैसे लिखोगे, नेचर उसका वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। कहां बन रहा है, पोजीशन क्या है इसका, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। बात समझ में आ रही है। ये हमारा हो गया स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स के, स्फेरिकल मिरर में दो मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर में 6 कंडीशन देखा। स्टार्टिंग 5 कंडीशन में हमारा जो इमेज बनता है रियल बनता है, वो बिल्कुल इजी है, मैंने बताया था। 6 कंडीशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 6 कंडीशन में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। बात समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही कंडीशन है, दोनों कंडीशन में क्या है, इमेज वर्चुअल बनता है। और उसकी साइज क्या होती है, डिमिनिश। एक पहले में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस बनेगा तो हाईली डिमिनिश होता है। और दूसरे कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट को व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो वो कहां बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा और डिमिनिश्ड होगा। वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट होगा। क्लियर, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर का ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने हमेशा इसको सेट अभ्यास में भी दिया है और जब भी हमारे एग्जाम हुए हैं, ठीक है, सेट अभ्यास के अलावा अदर एग्जाम्स, उसमें भी इस क्वेश्चन को मैंने रखा है। इसमें हमेशा मैंने बार बार फोकस किया है, नहीं किया है, हमेशा दिया है ना इस क्वेश्चन को। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा, क्यों दिया है, मुझे लगता है ना कि इस चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लॉजिकल है। क्यों, अभी मैं बता रहा हूं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें क्या कह रहा है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर। इज इट क्लियर, स्फेरिकल मिरर हमारे पास 2 है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। कितना मैग्निफिकेशन है, +1/2। अब यहां पे दूसरी बात और क्या सोचना है कि मैग्निफिकेशन प्लस में दिया है, इसका मतलब क्या है, इमेज कैसा है, वर्चुअल है। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन बेटा हमेशा नेगेटिव में आएगा। इज इट क्लियर, यहां पे प्लस में, इसका मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल है। तब तुम्हें पता है कि कॉन्केव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। लेकिन कॉन्केव में कौन सा है, 6 कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनता है ना। कॉन्वेक्स में दोनों कंडीशन में बनता है। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं, मैग्निफिकेशन क्या है, +1/2 है। इट मीन एक से छोटा है कि एक से बड़ा है, एक से, यानी एक से छोटा है ना, लेस देन 1 है। लेस देन 1 मतलब यानी अगर कॉन्केव मिरर का जो 6 कंडीशन है जिसमें वर्चुअल इमेज बन रहा है, इफ वी थिंक अबाउट दैट, तो हमें क्या मिलता है, उसमें इमेज कैसा बनता है, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज बनता है ना। तो मैग्निफिकेशन एक से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, बड़ा आएगा। भाई जब उसमें ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो इसमें सीधा सीधा पता चल गया कि ये कॉन्केव मिरर नहीं, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ रही है, ये तो क्लियर हो गया। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू
1/3। मतलब कि अब ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया जाए कि उसका मैग्निफिकेशन 1/2 से कितना हो जाए, 1/3 हो जाए। बात समझ में आ रही है? इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम चेंज कर रहे हो ना भाई। पहले कंडीशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ और है और दूसरे कंडीशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो जाने से मैग्निफिकेशन चेंज हो सकता है, बट एक चीज कभी चेंज नहीं होगा, क्या? दैट इज फोकल लेंथ। कभी भी किसी भी मिरर का अगर तुम फोकल लेंथ चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उसके कर्वेचर को चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? अब यही वाला मिरर, ठीक है, इसमें दो ही कंडीशन ही है। कौन सी कंडीशन? दो ही कंडीशन है। तो पहले में क्या कहा, जो जो दिया उसको लिख लो। पहला क्या बोला है? प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी यू कितना है? यू माइनस 20 सेंटीमीटर। एक चीज हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रखना अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, क्योंकि लेफ्ट साइड हम प्लेस करते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है इसमें? इसका मैग्निफिकेशन क्या दिया है? मैग्निफिकेशन कितना है? +1/2। ये मैग्निफिकेशन है। क्या पूछा है? Where should the object place to reduce the magnification +1/3 हो जाए, +1/3 हो जाए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका फोकल लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फोकल लेंथ निकालेंगे। बात समझे? तो यहां फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? v तो हमें पता नहीं है। v पता है क्या? v पता है नहीं, तो इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे v निकालेंगे। तो ये क्या हो गया बेटी सर? अरे हम कहाँ चले? तो मैग्निफिकेशन, अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे? इसके हेल्प से हम इमेज डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। क्या यूज करेंगे? पहले इसको कर लो। मैग्निफिकेशन यानी इसका फार्मूला क्या होता है? मिरर का मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। क्लियर? तो यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? आपको यू दिया हुआ, यू दिया है, कर लो, पुट करो माइनस वी, यू कितना है? -20। देखो साइन के साथ हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करोगे साइन को पुट करोगे, ठीक है? नहीं पुट करोगे तो तुम्हारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नहीं, सॉल्यूशन तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? v कितना आ जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाँ कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। आगे कि नहीं आएगा भाई? सीधा कर दिया, v इक्वल टू 10। ये गया इधर, गया इधर, क्रॉस कर दिया, डिवाइड हो गया, खत्म। v इक्वल टू 10। इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे मिरर फार्मूला। क्या करेंगे? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कर दो, क्योंकि हमें फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, तो v कितना आया? 10 सेंटीमीटर। 1/10, 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -20। ये आ गया तुम्हारा कितना? -20। क्लियर? इसको आगे कर लो। अभी जगह देखो इतना, अरे क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक, 1/20 कितना आ गया? 20 LCM, हाँ ये 2 हो गया, -1 कितना आ जाएगा? 1/20। अब यानी फोकल लेंथ यानी कितना आ जाएगा? एफ, इसको रिवर्स कर देंगे यानी 20 सेंटीमीटर। क्लियर? इसका मतलब यानी फोकल लेंथ तुम्हारा प्लस में आया। यहां पे भी प्रूफ हो गया। कौन सा है मिरर? कॉन्वेक्स। क्यों कॉन्वेक्स है भाई? सीधा सीधा इसका फोकल लेंथ किधर होता है? राइट साइड होता है, इधर ही होता तो फोकल लेंथ, क्योंकि अगर इसको हम स्फीयर बना किधर बनेगा? इसी साइड बनेगा, बनेगा ना, राइट साइड जाएगा। तो फोकल लेंथ कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू 1/3। क्लियर? यानी 1/3 मैग्निफिकेशन बना रहा है, तो क्या पूछा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है। लगाओ, अप्लाई करो। यहां से मिटा दे रहा हूं, ठीक है? हमें निकालना क्या था? फोकल लेंथ। क्या निकालना था? फोकल लेंथ। अब क्या करोगे? देखो अब निकालो मैग्निफिकेशन, यानी क्या हो जाएगा? -v/u। नया मैग्निफिकेशन कितना दिया है? कितना दिया है?
1/3, 1/3 होना चाहिए ना। क्लियर। अब देखो, अब तुम्हें क्या है कि तुम्हें ये क्या पूछा है, यू पूछा है। अब बहुत महान लोग ने क्या किया ना, गलतियां क्या कर रहे हैं महान लोगों ने, महान लोगों ने जो किया था, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वही गलती की थी। क्या किया था उन्होंने कि सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों ने इसी वी को ना यहां पे पुट कर दिया। इसी वी को क्या कर दिया, जो यहां पे वी दिया, कितना वी दिया था, कितना दिया है 10, 10 को उठा के यहां पे पुट कर दिया और यू निकाल के बता दिया। भाई जब मैग्निफिकेशन, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम चेंज कर रहे हो तो इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, होगा तो फिर कैसे दूसरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इमेज डिस्टेंस वही होगा, पॉसिबल है नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहां पे हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। तो क्या करोगे, v इज इक्वल टू इसी के फॉर्म में लेकर के आओ, माइनस v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई थ्री होगा। तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाँ माइनस u बाई थ्री लिख सकते हैं। अब लगा दो कौन सा, मिरर फार्मूला फिर से, आ रही बात समझ में, करो कैसे, 1/f 1/v प्लस 1/u, ये हमें लगाना, ठीक है। लिखो, हमें क्या निकालना था, ये निकालना है u, नया v क्या हो जाएगा 1/f, f कितना आया हमारा, फोकल लेंथ कितना आया 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो भाई हमेशा सेम ही तो होगा, फोकल लेंथ थोड़ी चेंज होने वाला, ठीक। कितना लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। और यहां पे v इक्वल टू माइनस यू बाई थ्री, पुट कर दो इसी को डायरेक्ट, क्या हो जाएगा माइनस u बाई थ्री प्लस 1/u, ऐसे रहने दो। क्लियर, आगे इसको मिटा दें, अब देख लो यहां पे 1/20, ठीक है। अब क्या करो, ए तो 3 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 3/u प्लस 1/u होगा। अब क्या करो, u एलसीएम, ये क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 होगा 1/20, ये आ जाएगा माइनस 2/u होगा। अब इधर चला जाएगा, यानी u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर। क्लियर, इसका मतलब यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में आता है, तो नया जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मिला वो किसका कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, कितना 40 सेंटीमीटर। ये क्लियर, बात समझ में आ रही है। माइनस साइन क्या बता रहा है, देखो डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन बताने का मतलब ये हो गया ना, तो स्टेटमेंट में लिख देना इसको कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना 40 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से किस साइड, लेफ्ट साइड। क्लियर, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन था। अब आ गया यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। इज इट क्लियर, वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड अल्कोहल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36। देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता देना चाहता हूं, क्लियर कर दूं थोड़ा। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ नहीं बेटा, एकदम सिंपल है। क्या करता है कि ये क्या करता है कि कभी भी कोई लाइट रे अगर आ रही है एक मीडियम से और दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक, तो अपने पाथ से ना एट सम एक्सटेंट सम एंगल वो डेविएट होता है। अगर वो रेयरर से आ रही है तो डेंसर में अगर जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो तुम्हें पता है कि रेयरर से डेंसर में जाएगा तो उसका स्पीड भी कम होगा कि नहीं होगा भाई, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। इज इट क्लियर, और नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा, किधर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी व्हेन ए लाइट रे कम्स फ्रॉम ए रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इज इट क्लियर, इसका उल्टा है कि व्हेन ए लाइट रे कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम and it passes a rarer medium, passes through a rarer medium, then it always goes away from the normal। बात समझ में आ रही है। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर क्या मेजर करता है, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, क्या बताता है, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट passes from a medium to the another medium। बात समझ में आ रही है।
तो उसी को बताता है, उसी से हमें पता चलता है। इसको डिफाइन अदर तरीके से और कैसे कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। समझ में आ रही है? कैसे करोगे? हमेशा याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, इसका फार्मूला मैंने क्या बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन, अरे यार हाँ ढूंढ दिया। चलो ये देखो, ये तुम्हारा क्या है एक्चुअली, ए स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, मान लो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट किसमें है, एयर में। किसमें है, लाइट इन एयर। ठीक है, अपॉन मान लो सी, कुछ भी ले लो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो ये होता है। ठीक है, ये क्या बताता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताता है। बात समझ में आ रही है? और इससे देखो, इसमें क्या पूछा है कि वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड अल्कोहल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36। इज इट क्लियर? व्हिच ऑफ द टू मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर? इसमें से कौन ऑप्टिकली डेंसर है? सबसे पहली बात क्या ध्यान देना हमें कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। देखो वैक्यूम में थोड़ा सा ज्यादा होता है, एयर में थोड़ा सा उससे कम होता है, लेकिन वही कंसीडर हम कर लेते हैं। तो उसमें अगर एयर में लाइट की स्पीड देखोगे, किसी भी मीडियम से अगर कंपेयर करोगे तो उससे हमेशा उसकी लाइट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है क्या है, क्वांटिटी कैसी, बहुत बड़ी है। बड़ी है कि नहीं बड़ी है? तो जब भाई लाइट की स्पीड एयर में सबसे ज्यादा है और अदर मीडियम में जो कंपेयर कर रहे हैं उसमें लाइट की स्पीड कम होगी और वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे क्या है, देखो 1.33 है, यहाँ क्या है 1.36 है। तो याद रखना, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, डेंसर है। क्या है, डेंसर है। क्यों डेंसर है तुम देखो, यानी कभी भी निकालो, देखो ये तो ऐसे बता दिया। ठीक, यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका है, इंडेक्स 1.33 किसका है, वाटर का। किसका है, वाटर का। ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ ना, ये कौन सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट। कौन सा है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब उसी को जो हम नॉर्मली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में बोल रहा हूं, वो कौन सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कौन सा, एब्सोल्यूट। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 1.33 है, इसका मतलब क्या है कि ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। इसको मैं नॉर्मली क्या बता रहा हूँ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। वाटर का कैसे लिखेंगे इसको, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहां पे मैंने कुछ मेंशन नहीं किया इस साइड में, यहां पे मैंने क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा इसका मतलब एब्सोल्यूट है, और एब्सोल्यूट किसके रिस्पेक्ट में होता है, एयर के। किसके रिस्पेक्ट में होता है, एयर के। तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, यानी वाटर कितना है, 1.33। बात समझ में आ रही है? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसके इसके इस फॉर्मूले पे, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन, ऐसे लिख दो, इन एयर, ऐसे लिखो। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा, अब इसमें मुझे बताओ, इसी तरह से क्या लिखेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल का। तो भाई इसमें पूछा है कि कौन सा डेंसर है, कौन सा डेंसर होगा, एल्कोहल होगा। क्यों डेंसर होगा, क्योंकि एल्कोहल में क्या है, जो लाइट की स्पीड है ना, वो वाटर से कम। बात समझ आ रही है? और एयर में तो लाइट की स्पीड वही सेम रहेगी, तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा डेंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? सिंपल क्वेश्चन है। और तुम्हारा नेक्स्ट है, draw a ray diagram to show the path of a ray of light passing obliquely from water to alcohol। सेम एक रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, वाटर से अल्कोहल में।
अब तुम्हें पता है कि वाटर यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज ए रेयर मीडियम, अल्कोहल एक्ट कर रहा है एज ए डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल क्या बनाएंगे, अच्छा यहाँ बनेगा, अरे ये नॉर्मल हो गया, क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक, अब ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि यहां पे क्या देखेंगे अभी, जब रेयरर से डेंसर में लाइट रे जाती है तो तुम्हें पता है एक्चुअल में लाइट रे जाती कैसे जाती है, अगर कुछ नहीं होता तो ऐसे बिल्कुल सीधे, है कि नहीं, लेकिन रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल तरफ मुड़ गया, इधर आ गया। आ रही बात समझ में, ये हो गया। क्या पूछा था तुम्हारा, ये बस बनाना था, सिर्फ ऐसे बनेगा, क्लियर। तो लाइट रे ये नहीं, इधर नहीं, इसको मत बना देना, इसको मत बनाना, ठीक है। ये बस इसको क्या करना, तुम ऐसे ए ऐसे लेकर के तुम ऐसे डॉट कर देना ऐसे, ठीक है। अब बाकी लाइट रे इधर ऐसे, क्लियर। इसको इसलिए बनाते हैं ना सीधा, क्योंकि हमें पता चले कि उसके उधर नहीं जाना है, उसके नीचे ही रखना है। बात समझ में आ रही है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द अबव केस। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ग्रेटर है देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ पे, ग्रेटर है देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों ग्रेटर होगा, सीधी सीधी बात है, क्योंकि भाई वो डेंसर में जा रहा है और नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। अब तुम्हें पता है कि जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालते हैं तो वो भी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का होगा, क्लियर। और इससे मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, तुम्हें पता है, तुमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है, पढ़ा है। पहला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, द इंसिडेंट रे एंड द refracted ray and the normal all are lie in the same plane, is it clear। अब यहां पे जो सेकंड लॉ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है सेकंड लॉ, क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। बात समझ में आ रही है, मतलब कि एक जो गिवन पेयर ऑफ मीडिया है, ठीक, दो मीडिया दिया हुआ, मीडियम दिया हुआ, उसके लिए हमेशा याद रखना साइन आई क्या होगा, साइन आई एंड साइन आर, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, इज इट क्लियर। इसे हमेशा याद रखना। अब मुझे बताओ यहां पे जो गिवन पेयर ऑफ मीडिया है ये क्या है, वाटर एंड अल्कोहल, क्या है, वाटर एंड अल्कोहल, ठीक। तो यहां पे याद रखना कोई भी हो, जैसे मान लो इसको छोड़ो, ये अगर मान लो यहां मैं दूसरा बना दे रहा हूं, ये तुम्हारा एयर है, क्या है, एयर, क्लियर, और नीचे क्या है, वाटर, एयर एंड वाटर। तो कभी भी निकालोगे, मान लो लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, यहां पर नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, क्लियर। अब क्या है, रेयरर है और ये क्या है, डेंसर। तो जाना चाहिए था सीधे इसको ऐसे ऐसे, लेकिन किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, भैया बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा, अब ये साइन आई अपॉन साइन आर है ना, ये तो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। लेकिन यही चीज क्या कहलाता है, म्यू, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका कहलाएगा, किसका, वाटर का, किसका, वाटर का। बात समझ में आ रही है, ये किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, वाटर का, इज इट क्लियर, समझ गए। यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसे और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। एक चीज याद रखना, तुम्हारे एनसीईआरटी में उसमें दिया भी नहीं है, मैंने देखा था, ये जो साइन आई है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये किसके किसके बीच में होना चाहिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा याद रखना 0 डिग्री से ग्रेटर, ठीक है, एंड 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों है,
ये 0 डिग्री से ग्रेटर है इंसिडेंट एंगल और 90 डिग्री से कम, तब जाकर के ये स्नेल्स लॉ फॉलो होता है, अदरवाइज ये फॉलो नहीं होगा। ऐसा क्यों दिया है इसमें, कहाँ दिया, हाँ यहाँ पे है इसमें। ठीक, अब देखो ऐसा क्यों है बता रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट मीडियम है, कौन सा फर्स्ट, ये कौन सा है सेकंड मीडियम। ठीक, फर्स्ट मीडियम तुम्हारा मान लो रेयरर है और ये कौन सा है डेंसर है। क्लियर, फर्स्ट कंडीशन देख लो, मान लो लाइट रे ऐसे आई, किधर जाएगा इधर जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ले लो, ठीक है, यानी इस कंडीशन में भी ये क्या हो गया एंगल आई, और ये कौन सा एंगल हो गया आर। ये मान लो कौन सा है I2 मान लो, और ये R2। बात समझ आ रही है, इसमें रेशियो निकालोगे तुम, साइन आई मान लो इसका हो गया, ठीक है, इसका मान लो साइन I2 अपान साइन R2, क्या आएगा हमेशा इक्वल आएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर साइन आई में क्या कर दूं जीरो कर दूं, आई इंसिडेंट एंगल, साइन आई मतलब इंसिडेंट एंगल में क्या कर दूं जीरो कर दूं, जीरो कब होगा, तो नॉर्मली आए, नॉर्मली आए आएगा ना। मान लो अगर ऐसे है रे है, ये नॉर्मली यहाँ पे 90 डिग्री है? इससे कैसे जाएगा, सीधे निकल जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पे साइन क्या हो गया जीरो, ठीक, चलो साइन जीरो, ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा साइन, वो भी तो जीरो होगा ना, ठीक, कर लो साइन जीरो, साइन जीरो, नीचे अगर डिनोमिनेटर जीरो आ जाए, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो कितना होता है, साइन हाँ यहाँ पे मुझे एक बात बताओ रे, वाह, एक बात बताओ, ये कौन सा रे है इंसिडेंट, नॉर्मल भी यही है, नॉर्मल भी यही है, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। हाँ, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, इधर देखो, तो मान लो अगर किसी चीज का साइन जीरो वैल्यू जीरो, साइन जीरो कितना हो जाएगा जीरो, मान लो यहाँ पे तुम्हारा आया, ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, जब जीरो एंगल यहां बन रहा है, जीरो यहां बन रहा है, किसी का डिनोमिनेटर जीरो होगा क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्या होगा नॉट डिफाइंड, ये होगा ना, नहीं होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या नॉट डिफाइन आ रहा था, क्या आ रहा था, नहीं आता, यहां पे नॉट डिफाइन आ रहा था, नहीं आ रहा था, तो क्या हो गया, यानी ये कंडीशन क्या हो गया फ्लॉप कर गया। इसका मतलब क्या हो गया कि स्नेल्स लॉ तभी फॉलो करेगा जब जो इंसिडेंट एंगल है कितना होना चाहिए, जीरो से बड़ा एंड 90 से छोटा, 90 ले लो तो फिर क्या हो जाएगा, साइन 90 कितना होता है, हाँ 1, और फिर नीचे 1, तो 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी इसका 1 आ, वो भी नहीं फॉलो करेगा, गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ आ रही है, यानी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ डिस्क्वालीफाई हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, तो इसीलिए हमेशा स्नेल्स लॉ जो होता है हमेशा फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है, जो साइन आई है अपॉन साइन आर है हमेशा कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है, हमने एंगल चेंज करके देख लिया, लेकिन वो एंगल जो इंसिडेंट एंगल है वो लाई करना चाहिए जीरो से बड़ा और 90 से छोटा, उसके बीच में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, दिस इज द स्नेल्स लॉ मींस द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है, हाँ पूरा समझ में आ गया।
अब चलो एक बात और यहाँ पे आता है कि मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब छेड़ ही दिया था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक होता है रिलेटिव। कौन सा होता है? रिलेटिव। होता कि नहीं होता है? हाँ, हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे? एब्सोल्यूट पढ़ लिया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, यानी जिसे हमने किसके रिस्पेक्ट हम निकालते हैं? एयर के। ठीक है, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव। यहाँ पे वाटर है, अल्कोहल है, तो यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, ये रिलेटिव क्या हो जाएगा? इसको कैसे लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे एल लिख दो, सही रहेगा। ठीक है, इसको और कैसे लिख? इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल। क्या हो जाएगा? अल्कोहल अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, नहीं इन वाटर। ठीक है, ये हमें मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये क्लियर? चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो एक एसर्शन एंड रीजन का मैंने क्वेश्चन रखा है। अब तुम्हें पता है कि एसर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है ना, डेफिनेटली बता रहा हूं तुम गलतियां करोगे। मैंने प्रैक्टिस क्लास में करवाया था, इसीलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे मैं एक सिंपल क्वेश्चन मैंने रखा है बस बताने के लिए, किसी टॉपिक मुझे कवर करना है। एसर्शन क्या कहता है? ए पेंसिल पार्टली इमर्ज इन वाटर appears to be bent at the water surface। हमेशा तुमने देखा है, देखा कि नहीं देखा? फिर क्या कह रहा है? रीजन क्या है? लाइट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द पेंसिल इमर्ज इन वाटर रिफ्रैक्ट्स एंड appears टू कम फ्रॉम ए पॉइंट above द ओरिजिनल पोजीशन। मैंने एक कंटेनर में वाटर लेकर के एक पेंसिल को डिप किया था, उसका पूरा इमेज बनाया था, मैं बना के दिखा रहा हूं। ये क्या है? रीजन सही है कि गलत है? रीजन सही है या गलत है? बताओ। सही है, रीजन तुम्हारा सही है। ठीक, एसर्शन क्या है तुम्हारा? सही है, और ये भी सही है, और उसको सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ए। इसमें आ जाओ, यहाँ पे मैं बना के दिखा दे रहा हूं। ये तुम्हारा एक मान लो एक ग्लास है, वाटर से क्या है? फिल है। ठीक है, ये क्लियर? एक पेंसिल आप इसमें बेटा डिप करो, ऐसे ऐसे पेंसिल डिप करो। ठीक है, क्लियर? जब तुम ऊपर से देखोगे इसमें तो तुम्हें क्या लगेगा? सीधी सी बात है, इसका मैं इमेज डायग्राम बना रहा हूं। इस पॉइंट से क्या करो? एक रेस ऊपर हम लेकर जाएंगे। तुम्हें पता है कि किसी भी चीज को हम देखने के लिए जब वहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे पड़ता है तब हमें दिखाई देता है। तो मिनिमम हम लोग और मैक्सिमम हम लोग 2 रे कंसिडर करते हैं, मिनिमम 2 रे कंसिडर करते हैं। ठीक है, पहला रे हम लोग क्या करते हैं? यहां से इस पॉइंट से लो, बिल्कुल क्या करो? इस सरफेस से परपेंडिकुलर लो। कैसे लो? परपेंडिकुलर। क्लियर? अब तुम्हें पता है कि जब कोई भी परपेंडिकुलर रे किसी भी सरफेस पे जाकर के फॉल करता है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन जब होता है तो परपेंडिकुलरली ही उस सरफेस से क्या करेगा? ऊपर ही निकल जाएगा। ये क्लियर? तो यहां से क्या होगा? ऐसे ही ये निकल जाएगा, बस चेंज क्या होगा? इसमें वाटर क्या है? एक डेंसर है, एयर क्या है? रेयर मीडियम है। तो वाटर डेंसर मीडियम होने की वजह से उसमें जो लाइट की स्पीड होगी कम होगी, और जैसे ही रेयर मीडियम में आएगी लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर? अब दो, ये सीधा से जाएगा। ठीक, अब दूसरा रे क्या करो? यहां से लो और थोड़ा सा इसके किसी एंगल पे लेकर के जाओ। क्लियर? जब किसी एंगल पे लेकर के जा रहे हो तो भाई इंसिडेंट एंगल बनाना पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल। यहां से क्या करो? एक नॉर्मल ड्रॉ करो। अब तुम्हें पता है कि डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, फिर क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो तुम्हें एक्चुअल में किधर जाता? अगर ये कुछ नहीं होता ऐसे जाता ना, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी इधर कहीं जाएगा। क्लियर? और यहां पे हमारी क्या है? बड़ी सी आंख है। क्या है? बड़ी सी आंख है। ठीक, ऐसे हम देख रहे हैं। क्लियर? अब तुम्हें पता है, अब क्या करेंगे? इसको पार्शियली हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। कहां मिट किया? यहां पे मिट किया। अब पेंसिल का जो एंडिंग पार्ट है ना, ये वाला लास्ट पॉइंट, कहां जाके मिट करेगा? यहां से जाएगा ये वाला ऐसे और ऐसे, यानी ऐसे तुमको मुड़ा हुआ दिखाई देगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ऐसे पेंसिल तुम्हें मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये जो पोजीशन है
ये तुम्हें कहलाता है ओरिजिनल पोजीशन मींस रियल डेप्थ। क्या कहलाता है? रियल डेप्थ। ठीक है, ऊपर वाला जो पोजीशन है एक्चुअल में यहां पे तो कुछ है नहीं, ठीक, ये कहलाता तुम्हारा अपरेंट डेप्थ। ये क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तुम बता सकते हो। मान लो इसमें तुम्हारा क्या है, वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें बताना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एक फार्मूला और यहां पे हमें पता चल गया, वो क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। क्या होता है? अपरेंट डेप्थ। ये क्लियर? यहां से भी तुम्हें पता चल रहा कि हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना 1 से क्या होता है, बड़ा होगा। भाई रियल डेप्थ ज्यादा होगा, कहां से? यहां से लेकर। अपरेंट डेप्थ कहां से? यहां से यहां तक। रियल डेप्थ यहां से यहां। क्या आएगा? एक फार्मूला तुम्हें मिल गया, एक फार्मूला तुम्हें क्या मिल गया? साइन आई अपॉन साइन आर मिल गया। एक फार्मूला और क्या मिल गया? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया, मतलब वाटर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तीन फार्मूले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यहां से हमें मिल गए। ऐसे अगर ऐसे इस तरह से हमें इस वाला फार्मूला मिल गया, अगर एंगल दिया हुआ है साइन आई अपन साइन आर कर लेंगे, और अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट दिया है तो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। ये क्लियर? कोई डाउट? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब ये बताओ मुझे, एक्सटेंशन रीजन का भी है, हायर इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम और डेंसर द मीडियम, लेसर इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्या है? सही है। क्या कह रहा है? हायर इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम और डेंसर, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? यानी डेंसर मीडियम। द मीडियम लेसर इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसमें जब डेंसर मीडियम होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा, तो उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी? कम ही होगी। रीजन क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा लाइट की स्पीड उतना ही कम होगी, क्योंकि वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। ये क्लियर? तो क्या सही होगा इसमें? ऑप्शन ए। ठीक, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सेम कंडीशन मैं बार बार बता रहा हूं, वही चीज है। कह रहा है कि हमेशा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी मटेरियल का, वो क्या होता है? ग्रेटर 1 से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। अब तुम्हें पता है कि लाइट की स्पीड जो एयर में होती है वो सभी मीडियम से ज्यादा होगी, और जब हमारा न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि वैल्यू उसकी 1 से ज्यादा। विदाउट, चलो, in the given figure a light ray travels from air into the semicircular plastic block. Give a reason why the ray does not deviate at the semicircular boundary of the plastic block. ठीक, अब देखो यहां पे एक रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अब इसको मत कहना, कुछ लोग बोलेंगे प्लास्टिक लिख रहा है ना, तो भैया ओपेक हम मानेंगे। एक ऐसे हमको देखो, ऐसे क्लास में एक डाउट आया था मेरे पास, सर ये प्लास्टिक का देखो कैसे, हम कैसे लाइट कैसे जा रही है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है? लेकिन ये क्या है? एक प्लास्टिक है, ओपेक नहीं मान रहे, ठीक है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट। लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इसमें जा रही है, ठीक है। अब बात आती, क्या बात क्या कह रहा है यहाँ पे? बात हमें क्या ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे? यहाँ पे तुम्हारा कह रहा है, ये कहाँ गया? सेमी सर्कुलर, इसको ध्यान देना। क्या है ये? सेमी सर्कुलर। ये क्या बन रहा है? सेमी सर्कल बन रहा है। अब तुम्हें बताया था भाई कि जब भी सर्कल हो, ये क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर। ठीक, तो कहीं भी ये जो रेडियस होगा, ये इस बाउंड्री से इस पॉइंट पे कुछ भी लो, एक पॉइंट से हमेशा क्या बनता है? 90 डिग्री। क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है ना, बनता। सेम वही है, ये क्या है तुम्हारा? सेंटर। क्या है? सेंटर। जब सेंटर है तो तुम्हारा क्या हो गया? रेडियस हुआ कि नहीं? रेडियस। देखो हालांकि जो बनाया है ना, थोड़ा सा गड़बड़ बनाया है,
ठीक है, सेमी सर्कुलर ए नहीं है। क्या है? सेमी सर्कुलर नहीं है, दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको कंसीडर करना है सेमी सर्कुलर। बात समझ में आ रही है? आराम आराम से। इस सेमी सर्कुलर दिख नहीं रहा, बट क्या सेमी सर्कुलर मानेगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? रेडियस। तो तुम्हें पता है, शांत रहो, यहां से अगर एक टेंजेंट हम ड्रॉ करें यहां से, ये कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, बनेगा, बनेगा ना? तुम्हें ये बन, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंसिडेंट रे होगा तो अपने पास यहाँ पे डेविएट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि क्या है? 90 डिग्री पे जा रहा है, जा रहा कि नहीं जा रहा? 90 डिग्री पे इस पे जा रहा है। ठीक, तो ये कह रहा है प्लास्टिक गिव अ रीजन व्हाई द रे डज नॉट डेविएट। जब तुम्हें पता है कि जब 90 मतलब कि परपेंडिकुलरली फॉल करेगा तो डेविएशन नहीं होता है। बात समझ आ रही है? तो ये तुम्हारा एंगल कितना बन गया? यहाँ पे 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये जो इंसिडेंट रे है इस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये परपेंडिकुलरली ये फॉल कर रही है, इसलिए इसका डेविएशन नहीं होगा, सीधे पाथ एक्वायर करेगी, ऐसे निकल जाएगी। इज इट क्लियर? बस बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया यहाँ पे हमारा ए है कौन सा चैप्टर? द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यहां से देखते हैं, ठीक है। स्टेट रीजन्स ऑफ फॉर मायोपिया विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो द इमेज फॉर्मेशन बाय ए मायोपिक आई एंड करेक्शन ऑफ मायोपिया यूजिंग ए एप्रोप्रिएट लेंस। किसकी बात कर रहा है? मायोपिया। अब चलो मायोपिया शुरू करते हैं। मायोपिया क्या होता है? हाँ, मायोपिया क्या कहलाता है? मायोपिया को अदर लैंग्वेज में कहते हैं इसको नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब कि हमें नजदीक की ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देती है और दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता क्लियरली। बात समझ में आ रही है? इफ एन आई फिश इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, इज इट क्लियर? एंड इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट which is situated far point at far point, clear? अगर नहीं देख पाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मायोपिया, यानी that eye is known as myopic eye। कौन सी आई कहलाएगी? मायोपिक। ये क्लियर? और तुम्हें पता है कि उसके करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं मायोपिया को करेक्शन करने के लिए। अब मायोपिया होता क्यों है? इसके पीछे कॉजेस क्या है, क्या होता है? अब चलो देखो, अब मैं आई बॉल बना करके पूरा मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते पढ़े हो, ठीक है। हमारी आंख में क्या है? सिलेरी मसल है। उसका काम क्या है? हमारी सिलेरी मसल क्या करता है? हमारे लेंस को, जो हमारे आंख में लेंस है वो कौन सा लेंस है? क्रिस्टलाइन लेंस है, क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस है। उसको अकोमोडेट करता है, उसके कर्वेचर को कम करता है और कर्वेचर को ज्यादा करता है। इससे क्या होगा? यानी उसके फोकल लेंथ को बढ़ा रहा है और कम कर रहा है। यानी हमारे क्रिस्टलाइन लेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? सिलेरी मसल। कौन कर रहा है? सिलेरी मसल। इस मायोपिया में क्या हो जाता है? वो जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है ना, मायोपिया में क्या होता है कि जो इमेज हमारा फॉर्म होता है वो पहले ही हो जाता है। देखो ऐसे होगा, कंडीशन देखना। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है? ए कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। मान लो हमारा फार पॉइंट है, क्या है? कौन सा पॉइंट है? फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या मतलब कि इससे नजदीक हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ही यहां तक दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक हमें दिखाई दे रहा है, जैसे इसके बाहर जाएंगे हमें दिखाई नहीं देगा। ये मायोपिया हुआ, ठीक है। तो ये फार पॉइंट, यानी मान लो यहां से ऐसे रेज जा रही है, क्लियर? इसका इमेज कहां बन रहा है? रेटिना पे बन रहा है। नहीं नहीं, यहां पे रेटिना बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसको हम फार पॉइंट से दूर रखेंगे, बाहर करेंगे, क्या किस कंडीशन की बात करो? यहाँ की बात। मान लो यहाँ पे, ठीक, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मान लो यहां से कोई रह जाएगा, ठीक है, यहां से सपोज, तो इसका कहां बन जाएगा? पहले यहाँ पे ऐसे। ये क्लियर? ये तुम्हारा फार पॉइंट है। बात समझ आ रही है? अगर फार पॉइंट पे है या इसके अंदर है तो ऑब्जेक्ट का इमेज तुम्हारा रेटिना पे बनेगा। जैसे ही फार पॉइंट से तुम दूर जाओगे उसका इमेज रेटिना पे ना बन के उससे पहले बन रहा है। क्यों बन रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? जो हमारा ये लेंस है, ठीक, कैसा लेंस है? क्रिस्टलाइन लेंस है। इसका जो कर्वेचर है ज्यादा हो गया, यानी ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द कर्वेचर ऑफ आई लेंस।
आई लेंस का कर्वेचर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ये क्लियर, इंक्रीज करने की वजह से उसका फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है। ये क्लियर, ये पहला कंडीशन, पहला कॉज। दूसरा कॉज क्या होगा, जो हमारा जो आई बॉल है ना, द साइज ऑफ आई बॉल मींस इलोंगेशन ऑफ आई बॉल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। यानी जैसे ही आई बॉल बड़ा हो जाएगा तो अपने आप उसका फोकस क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। क्लियर, दो रीजन होता है मायोपिया का। पहला रीजन बताया मैंने क्या, कि उसमें क्या है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसका जो कर्वेचर है हाईली इंक्रीज हो गया। क्लियर। दूसरा कंडीशन, दूसरा कॉज क्या है, दूसरा कॉज ये है कि जो आई बॉल है उसका जो साइज है एलोंगेशन उसका हो गया, मतलब उसका साइज इंक्रीज कर गया। क्लियर, ये हमारा कॉज। अब इसको सही करना होगा, फॉर द करेक्शन ऑफ ए मायोपिक आई वी यूज ए कॉनकेव लेंस। क्यों कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ध्यान देना। अब देखो, मान लो यहाँ पे ये हमारा क्या है, फार पॉइंट, क्या है, फार पॉइंट। ठीक है, फार पॉइंट था तो हमें क्या हो रहा था, और ये तुम्हारा मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने रखा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक, यहाँ से गया इमेज, ठीक, इसका इमेज कहाँ बनना था, पहले कहाँ बना था, हमें कहाँ बनाना है, रेटिना बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे एक हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। अब कॉनकेव लेंस तुम्हें पता है क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। बात समझ आ रही है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो फिर क्या करोगे, यहाँ से ए इस रे को क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा यहाँ से, तो ए तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से ऐसे इस पे आएगा, ये तुम्हारा यहाँ से ऐसे आएगा। अब इसको अभी जा कहाँ मीट करेगा, रेटिना मीट कर देगा। बात समझ आ रही है, थोड़ा सा डाइवर्स कर देगा। क्यों, जब इसको तुम्हें पता है कॉनकेव लेंस हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनता है। और इस मतलब पावर का लेंस हमें लेना है कि देखो सभी तरह के कॉनकेव लेंस थोड़ी लेंगे हम, वहां पे ऐसे कॉनकेव लेंस को लेना है कि जो एप्रोप्रिएट पावर का हो। अगर मैं इमेज डायग्राम में इसको मैं अगर मैं बढ़ाऊंगा, कहाँ जाकर मीट करेगा, उसके फार पॉइंट पे। कहाँ पे, उसके फार पॉइंट पे। ठीक है, फार पॉइंट पे मीट करेगा। ये क्लियर, अब ये तुम्हारे रेटिना, क्लियर, ये तुम्हारा हो गया मायोपिया का। क्लियर है। इससे पहले देखो हमने कॉनकेव मिरर और मतलब स्फेरिकल मिरर पूरा मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन लेंस मैंने नहीं पढ़ाया था। लेंस में क्या है कि बिल्कुल उसका उल्टा है। उल्टा मतलब जहां पे हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था 6 कंडीशन, इसमें कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, इसमें कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशन में 5 कंडीशन रियल इमेज था, छठा कंडीशन वर्चुअल था। इसमें कॉन्वेक्स लेंस में 5 कंडीशन क्या होगा, वर्चुअल होगा, अरे रियल होगा, और छठा कंडीशन वर्चुअल होगा। उसमें कॉन्वेक्स मिरर में दोनों कंडीशन वर्चुअल था, इसमें कॉनकेव लेंस में दोनों कंडीशन वर्चुअल होगा। बात समझ में आ रही है, नेचर सब कुछ वही होगा, इसीलिए मैंने उसको पूरा नहीं बताया। ये क्लियर। छठा कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस का भी हमेशा याद रखना, जैसे उसमें कॉनकेव मिरर में छठा कंडीशन है, उसी तरह से इसमें भी ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर, चलो ये समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत। कौन सा लेंस यूज हुआ, कॉनकेव लेंस, इसमें मायोपिया में। दोनों इमेज फॉर्मेशन हो गया, और इसके कॉजेस क्या है बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखना हमें इस डायग्राम को देख करके, इस डायग्राम को देख करके हमें बताना है कि एक कौन सा आई डिफेक्ट है। ये क्लियर, कौन सा आई डिफेक्ट है। इसमें क्या हो रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, नियर पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, नियर पॉइंट। हाइपरमेट्रोपिया है सीधा सीधा, क्योंकि इसमें जो इमेज बन रहा है रेटिना के बाहर बनता है। ये क्लियर। तो इस डिफेक्ट को सही करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक लगा दे क्या, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर, कॉन्वेक्स लेंस तुम्हें पता है इसका नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज करेगा। तो क्या करेगा, थोड़ा सा यहाँ से इस रे को लेगा और हल्का सा क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब फिर ये भी कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करके कहाँ जाएगा, रेटिना। कहाँ पहुंच जाएगा, रेटिना पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी एक हाइपरमेट्रोपिक आई में उसको अगर सही करना है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। और हाइपरमेट्रोपिया के कॉजेस क्या है, क्यों होता है, इसके भी 2 रीजन। क्या, सीधा सीधा पहला जो दिख रहा है, पहला रीजन क्या है कि इसमें आई बॉल का जो ना इसका जो साइज है कम हो गया, डिक्रीज कर गया। जब साइज डिक्रीज करेगा सीधी सी बात, उसका फोकस कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्लियर। और दूसरा क्या है, इसमें जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है
उसका जो कर्वेचर है ना वो डिक्रीज कर गया। जब कर्वेचर डिक्रीज करेगा मतलब देखो, मान लो ये हमारा एक लेंस है जिसका कर्वेचर बहुत ज्यादा, सेम लेंस थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड करके ऐसे बन गया, ठीक। इसका जो फोकस होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे है, इसका फोकस क्या होगा, बहुत दूर चला जाएगा। फोकस क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज कर गया। यहाँ पे मान लो इसका फोकस 2 सेंटीमीटर का है, तो इसमें कितना 10 सेंटीमीटर समथिंग लाइक, मतलब ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कर्वेचर बढ़ेगा फोकस कम होगा, यानी कर्वेचर बढ़ने का मतलब पावर बढ़ गया। अब पावर बढ़ेगा तो फोकस कम हुआ, क्योंकि तुम्हें पता है कि पावर जो फोकल लेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर का। क्लियर है। और इसका कर्वेचर क्या हुआ, कम हुआ, कर्वेचर कम हुआ यानी फोकल लेंथ बढ़ गया, पावर कम हो गई। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है। ये तुम्हारा हो गया हाइपरमेट्रोपिया का। इसके 2 कॉज भी हो गए, वो भी पता चल गया। लिस्ट 2 कॉजेस बता दिया। विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम टू शो दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्ट भी कर दिया। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट है। इसको इससे पहले ना ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसके अलावा एक डिफेक्ट और होता है, उसमें इमेज डायग्राम हमें नहीं बनाना है, दैट इज नोन एज प्रेस बायोपिया। ठीक, प्रेस बायोपिया में क्या होता है याद रखना, ये जो हाइपरमेट्रोपिया पढ़े हो ना, प्रेस बायोपिया भी स्टार्ट इसी से होता है। इसमें क्या होगा, जो आपका ये जो नियर पॉइंट क्या है, नियर पॉइंट क्या होगा, धीरे धीरे। नियर पॉइंट मतलब क्या है कि मतलब इसमें क्या हो रहा है, आपको बाहर का दिखाई दे रहा है, नहीं बाहर का दिखाई दे रहा है ना, नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है। यही है ना हाइपरमेट्रोपिया में, बाहर का, इसके बाहर का दिखाई दे रहा बट इसके अंदर का दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो नियर पॉइंट है ना, ये आपका इंक्रीज करते चला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसे करते करते ना नजदीक का तो आपको ऑलरेडी नहीं दिखाई दे रहा था, दूर का भी दिखाई देना बंद कर जाएगा। और ऐसे कंडीशन को, ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं, प्रेस मायोपिया। यानी आपको मायोपिया के साथ साथ हाइपरमेट्रोपिया के साथ साथ मायोपिया भी हो गया। बात समझ में आ रही है। तो हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और मायोपिया को यूज करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। अब तुम्हें पता, अब बता दी क्या, ऐसे लेंस को क्या कहा जाता है, बाईफोकल लेंस, जिसमें दोनों लेंस का यूज हुआ है, कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव लेंस। ऐसे लेंस को बाईफोकल लेंस कहा जाता है। अब बात आती है क्या, इसमें जो लेंस दोनों फिट किए जाते हैं, कौन सा ऊपर होता है कौन सा नीचे होता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम किसी चीज को देखते हो, क्लियर, मान लो मैं नजदीक का देख रहा हूं, नजदीक का कोई ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंखें झुकाते हैं, नीचे करते हैं। तो आंखें नीचे करने के लिए, नजदीक का देखने के लिए क्या होगा, कौन सा यूज हुआ, नजदीक का देखने के लिए। भाई हमें नजदीक का माल हमें नहीं दिखाई दे रहा, नजदीक हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा, मतलब हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो नजदीक यानी नीचे क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। नजरें नीचे कर रहे हैं, कॉन्वेक्स। और जैसे ही दूर का हमें देखना हो, दूर का देखने के लिए, दूर का हमें नहीं दिखाई दे रहा, कौन सा है, मायोपिया है, कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। तो दूर का देखने के लिए जब आंखें हम सीधी करेंगे तो लेंस कहां होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। कॉनकेव लेंस क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और नीचे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, नीचे कॉन्वेक्स लेंस, ऊपर कॉनकेव लेंस। ये क्लियर। ऐसे लेंस को बोलते हैं बाईफोकल लेंस। ये क्लियर। डायग्राम इसका नहीं पूछेगा, डायग्राम नहीं आना, नहीं आएगा कुछ भी। इसमें बाईफोकल लेंस का तुम्हारे इसमें एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में, चलो ठीक। इसीलिए मैं बाईफोकल लेंस के बारे में, उसमें दोनों डायग्राम हमें नहीं बनाने की जरूरत है। कभी भी तुम पीवाईक्यू उठा के देख लेना, उसमें बाईफोकल लेंस का डायग्राम बनाने के लिए पूछा, इसीलिए तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में बाईफोकल लेंस का डायग्राम नहीं दिया है। दिया है, नहीं दिया है, नहीं है, तो एनसीईआरटी में नहीं है बाईफोकल लेंस, ऐसे पूछेगा भी नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स तो बना भी नहीं पाओगे, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस चैप्टर का ना, यहाँ ध्यान दो, इस चैप्टर का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थियोरेटिकल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। इसको मैंने एज ए लास्ट क्वेश्चन रखा है, ठीक। इसमें क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए पाथ ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जब रे जाती है, ठीक, उसके पाथ में अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स पड़ते हैं, फिर क्या होता है, वो स्प्लिट करके वेरियस डायरेक्शन में क्या होता है,
स्प्रेड कर जाता है। बात समझ में आ रही है? पूरा फैल जाता है सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब बात आती है क्या, व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू? हमें क्लियर स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है ना, देखो जब हमने प्रिज्म में पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि हमारी जो व्हाइट लाइट है, फर्स्ट लास्ट हमारी जो व्हाइट लाइट है, ठीक है, जब प्रिज्म में से पास कराया हमने तो अपने 7 कलर कंपोनेंट में ब्रेक कर गया। यानी द स्प्लिटिंग अप ऑफ ए व्हाइट लाइट रे इनटू देयर 7 कलर कंपोनेंट्स इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? और जो बैंड हमें 7 कलर का मिलता है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। उसमें हमने क्या देखा था? 7 कलर कौन कौन से? वेव की ओर देखा था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, देखा था 7 कलर। इसमें रेड का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज्यादा होता है, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। एंड ड्यू टू द हायर वेवलेंथ रेड का स्कैटरिंग नहीं होता है, लेकिन जिसका वेवलेंथ कम होगा ड्यू टू द शॉर्टर वेवलेंथ उसकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होती है, वो पूरी तरह से आकाश में फैल जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? विब की ओर, यानी वायलेट का और यहाँ पे रेड है, सबसे कम इस जो वेवलेंथ होता है वायलेट का होता है, यानी सबसे ज्यादा स्कैटरिंग क्या होगा? वायलेट का होगा। ठीक, हमारा तो भाई ब्लू तो यहाँ पे है ना, वी बी विब की ओर, हमारा ब्लू यहाँ पे है, लेकिन हमें फिर आकाश तो हमें वायलेट दिखाई देना चाहिए, ब्लू क्यों दिखाई देता है? यस बता रहा हूं, हमें वायलेट ना दिखाई दे करके ब्लू इसलिए दिखाई देता है। देखो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग यहाँ पे वायलेट की हो रही है, देन इंडिगो, देन ब्लू, लेकिन इंस्टेड हमें ब्लू दिखाई देता है। रीजन क्या है कि हमारी जो आई है ना, ये प्राइमरी रिसेप्टर्स होता है, प्राइमरी रिसीवर होता है ब्लू कलर का। क्यों? क्योंकि हमारी आई के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, उसका नाम है मेलानोप्सिन। क्या कहलाता है? मेलानोप्सिन कहलाता है। अब मेलानोप्सिन जो होता है इट इज नोन एज प्राइमरी रिसेप्टर्स ऑफ ब्लू कलर। इज इट क्लियर? इसीलिए ब्लू कलर हमें सबसे पहले दिखाई देता है। दैट्स व्हाई द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू। इज इट क्लियर? तो गाइस ये आज के लिए यहां तक मैं रखता हूं, 2 चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। इज इट क्लियर? सेकेंड क्लास में जो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें 2 चैप्टर में कवर करूंगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है एंड मैग्नेटिज्म है। इज इट क्लियर? सो थैंक यू फॉर टुडे।